नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष की होगी और इसके दौरान हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ें। दिल्ली सल्तनत के तहत हम तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति के बारे में। और विदेश नीति के तहत हम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया जाता है और कहाँ कहाँ उसके द्वारा सैन्य अभियान किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सैन्य अभियानों के तहत बात की जाए तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के नगरकोट अभियान के बारे में और कराचिल जो कराजल अभियान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले 1337 ईस्वी में जो नगरकोट की विजय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। अब नगरकोट का क्षेत्र कहाँ था? तो आधुनिक पंजाब का जो क्षेत्र है, वहाँ जो पंजाब का कांगड़ा जिला है, वहाँ एक पर्वत पर जो पहाड़ पर ये नगरकोट का किला था। और कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के हमेशा से ये आंखों में खटकता रहा था। मोहम्मद गजनवी के समय से ही ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था और उस पे उन्होंने पूरी सल्तनत का अपने पूरे भारत में विस्तार कर दिया था, लेकिन ये कांगड़ा का जो जिला है वो नहीं जीत पाए। तो और यहाँ पे शासक कौन था? तो यहाँ शासक की बात करें तो यहाँ पे एक हिंदू शासक था जो इनकी आंखों में अकड़ता था और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे जीतने का निश्चय किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है? 1 लाख सेना सहित मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो नगरकोट है, जो आधुनिक जो कांगड़ा जिला, वहाँ जो पर्वतीय किले पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो वहाँ के जो हिंदू शासक है उनके द्वारा जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है और उनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के साथ लोहा लिया जाता है। अंततः जब उनके द्वारा ये देखा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना से जीतना मुश्किल है, तो अंततः देखा जाए तो उनकी पराजय हो जाती है और उस पराजय के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में और हिंदू शासक के बीच में एक संधि हो जाती है और हिंदू शासक के द्वारा पराजय के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और दिल्ली तख्त के तहत अपने राज्य को कर दिया जाता है, सिंहासन के तहत। और इस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हिंदू शासक को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक पुनः दिल्ली आ जाता है। और इसी अभियान के तहत जो कांगड़ा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी माता का मंदिर है, उस मंदिर को यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस आक्रमण के दौरान क्षति पहुँचाई गई, उस मंदिर को तोड़ा गया था। इस तरीके से नगरकोट को 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विजय हासिल कर ली गई। नगरकोट के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी गई हिंदू शासक। अब बात करते हैं दूसरे सैनिक अभियान जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया और इसी अभियान के बारे में काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं, इतिहासकारों में भी काफ़ी मतभेद है विद्वानों में, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो कराचिल जिसे कराजल भी कहा जाता है, ये क्षेत्र कहाँ है? तो ये हिमालय की जो तराइयाँ हैं, हिमालय की तराइयाँ बोले तो हिमालय पहाड़ के नीचे की जो घाटियाँ हैं, वर्तमान हिमाचल उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहाँ ये जो कराजल नाम का क्षेत्र था। वहाँ पे शासक कौन था? वहाँ पे शासक की बात की जाए तो वहाँ भी शासक हिंदू शासक था और इस हिंदू शासक के प्रति भी जो सल्तनत शासक मोहम्मद बिन तुगलक के मन में जो काफ़ी प्रतिरोध की भावना थी, प्रतिशोध की भावना थी। ये प्रतिशोध की भावना क्यों थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सल्तनत के जितने भी विरोधी और विद्रोही थे उनको यहाँ इस कराचिल के राजा जो कराजल का शासक था उसके द्वारा जो आश्रय दिए जाने लगा, उनकी शरण स्थली ये बन जाता है और उसके लिए एक हिंदू शासक की जो स्वतंत्रता भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है? इसे जीतने का निश्चय किया जाता है और कराजिल पे जो आक्रमण करने का निश्चय किया जाता है और खुसरो मलिक जो उसका सेनानायक होता है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना, इसे भी 1 लाख सेना देकर जो कराजल पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं जब सेना कराजिल पहुंचती है उसके पश्चात बात की जाए तो वहाँ पे जो शाही सेना है उसे शुरुआती समय में तो काफ़ी सफलता मिलती है
यहाँ शाही सेना है जो खुसरो मलिक के नेतृत्व में कराचल पहुंच जाती है जो हिमालयों की तराई में स्थित है और यहाँ पे हिंदू शासक का शासन होता है। तो उसी दौरान अगर शाही सेना की बात की जाए तो शुरुआती दौर में जो शाही सेना को ज़बरदस्त सफलता यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वहाँ जो हिमालय की तराई है वहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा काल के दौरान जो शाही सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और काफ़ी कठिनाइयां होने लग जाती है। और बात की जाए तो उसी दौरान हिंदू शासक भी घबरा जाता है इतनी बड़ी शाही सेना फौज को देखते हुए, और उसे भी अपनी जीत निश्चित दिखाई नहीं देती। हालांकि शुरुआती दौर में बात की जाए तो उसके द्वारा प्रतिरोध किया जाता है और शाही सेना का मुकाबला किया जाता है, लेकिन जब उसे सफलता नज़दीक दिखाई नहीं देती है और इधर शाही सेना परेशान होने लग जाती है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुसरो मलिक के नेतृत्व में भेजी गई थी, तो उसके द्वारा हिंदू शासक के द्वारा क्या किया जाता है, संधि की वार्ता की जाती है, स्वरूप की जाती है और अपने दूत को जो भेजा जाता है शाही सेना के पास। और शाही सेना इधर काफ़ी परेशान थी। उसी दौरान बात की जाए तो वर्षा काल शुरू हो गया, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, संधि वार्ता को स्वीकार कर लिया गया और यहाँ के हिंदू शासक के द्वारा जो हर्जाने के रूप में जो मुआवजा वसूल कर लिया जाता है शाही सेना के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के द्वारा, और ये शाही सेना यहाँ से हर्जाना वसूल करके पुनः दिल्ली लौट जाती है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है। अब इसमें जो एक लेखक के फरिश्ता उनके विवरण के अनुसार शाही सेना जो आगे तिब्बत और चीन की तरफ बढ़ती जाती है और वहाँ आगे के क्षेत्र पे इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि ये जो खुसरो का जो विवरण है सिर्फ यही जो तत्कालीन इतिहासकारों की बात की जाए तो उस समय के दौरान इसी के विवरण मिलता है, लेकिन तत्कालीन अन्य इतिहासकारों की पुस्तकों में इसका विवरण नहीं मिलता है। और उसके आधुनिक इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजना को असफल बनाने की साजिश थी और उसे असफल घोषित करने के लिए, विफल बनाने के लिए उनके द्वारा ये बातें लिखी गई। और इसके द्वारा कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आगे किसी तरह का सैन्य अभियान नहीं किया गया तिब्बत और चीन की तरफ। लेकिन ये जो फरिश्ता है ये कहते हैं कि जो शाही सेना है वो आगे तिब्बत की और चीन की तरफ बढ़ती जाती है। और उसी दौरान जो एक लेखक है बर्नी जियाउद्दीन बर्नी, उनके द्वारा उल्लेख किया जाता है कि सेना जो 1 लाख की सेना गई थी उसमें से सिर्फ 10 व्यक्ति दिल्ली पहुंचते हैं। हालांकि ये बात वास्तविक और सत्य प्रतीत नहीं होती है कि मात्र 10 व्यक्ति दिल्ली पहुंचते हैं, क्या ऐसी बात संभव हो सकती है। इसी प्रकार इब्न बतूता भी यही बात लिखता है। जो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है अफ्रीका देश का, तो वो जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दिल्ली आता है अफ्रीकी यात्री, उसके द्वारा भी विवरण किया जाता है अपनी पुस्तक रहला में कि सिर्फ 3 व्यक्ति जो वापस पहुंचते हैं। जो शाही सेना 1 लाख की सेना जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराची अभियान में भेजी जाती है उसमें से मात्र 3 व्यक्ति पहुंच पाते हैं। ये बातें सत्य प्रतीत नहीं होती और क्या पता जो इनकी जो इतिहासकारों की जो विवरण के अनुसार देखा जाता है बर्नी और इब्न बतूता ये दोनों तो मोहम्मद बिन तुगलक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे और जहाँ तक जितना संभव हो सके उस मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ ही इन्होंने सारी बातें लिखी है, ऐसा प्रतीत होता है। ये मेरा मानना है। हालांकि इसमें इतिहासकारों की बात अलग है, अगर उनका आकलन देखा जाए तो इतिहासकारों में आधुनिक इतिहासकारों द्वारा यही बात की गई कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो कराचल का अभियान उसे विफल बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया और वो उनके द्वारा कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कराचल का अभियान था वो पूर्ण रूप से सफल अभियान था। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो चीन के साथ कैसे संबंध थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बात की जाए तो चीन का शासक कौन था, तोगन तिमुर नाम का व्यक्ति जो चीन का शासक था। और मोहम्मद पहली जो दिल्ली सल्तनत के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किए गए थे। और चीन में बात की जाए तो 1341 ईस्वी की बात है। 1341 ईस्वी में जो तोगन तिमुर चीन का शासक है उसके द्वारा एक शिष्टमंडल जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा जाता है। शिष्टमंडल यानी व्यक्तियों का जो समूह भेजा जाता है और वो इसलिए भेजा जाता है जो हिमालय की तराई में स्थित जो बौद्ध मठ है, क्योंकि चीन में हमेशा बौद्ध धर्म का बोलबाला, जब से बौद्ध धर्म भारत में विकसित हुआ वह सीधा चीन पहुंचा और चीन द्वारा ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया। तो ये तोगन तिमुर क्या चाहता है, तोगन तिमुर चाहता है कि हिमालय की तराइयों में
जो प्राचीन बौद्ध मठ है उनका जीर्णोद्धार करवाना चाहता है, और इसके लिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक से अनुमति मांगी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इसे अनुमति नहीं देता है, क्योंकि जजिया कर जो हिंदुओं से वसूला जाता था उसको लेकर सुलह नहीं हो पाती है, जजिया को लेकर बात नहीं बन पाती है, जिस वजह से ये जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसे मना कर दिया जाता है। और बात की जाए तो 1342 ईस्वी में भी जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता, इसका जो दिल्ली का मुख्य काजी भी बनाया था इब्न बतूता को, इसे क्या दूध बनाकर इसके द्वारा चीन भेजा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे दूध बनाकर चीन भेज दिया जाता है। ये इस तरीके से चीन के साथ भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए गए। तो आज की क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक की जो विदेश नीति के तहत जो नगरकोट की विजय है उसके बारे में पढ़ा, जो 1337 ईस्वी में की जाती है नगरकोट की विजय, और उसी समय के दौरान कराचिल और कराजल का अभियान किया जाता है। नगरकोट की बात करें तो यहाँ के शासक हिंदू शासक को यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है, और यहाँ के ज्वालामुखी मंदिर, जो ज्वालामुखी माता का मंदिर है, उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन आप इनको सही तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स का हमने जो नोट्स वगैरह देखा है, जो उसकी प्रतियां हमारे साथ शेयर करते हैं, और उनके द्वारा बेहतर नवाचार के साथ जो कार्य किया गया वाकई में बहुत ही सराहनीय है। जो उनके द्वारा हस्तलिखित नोट्स बनाए गए हैं, तो विद्यार्थी अगर मेहनत करेंगे तो उनके लिए आगे समय जाकर ये काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं कराचिल कराजल के अभियान की, तो ये भी हिमालय की तराई में स्थित था, और यहाँ भी हिंदू शासक था, और शाही सेना के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है, और इसे भी जो संधि के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और उसके तहत इससे मुआवजा राशि वसूलते हुए शाही सेना पुनः दिल्ली लौट जाती है। लेकिन यहाँ मतभेद है विद्वानों और इतिहासकारों में कि शाही सेना दिल्ली लौटती है या आगे तिब्बत और चीन की तरफ बढ़ती जाती है, जिसमें बर्नी और इब्न बतूता की बात करें तो उन्होंने ऐसी बातें लिखी है कि मात्र 10 सैनिक 1 लाख की सेना में से बच पाते हैं, और इब्न बतूता कहता है कि मात्र 3 सैनिक बच पाते हैं। लेकिन इसको लेकर इतिहासकारों में अभी मतभेद है। और मोहम्मद बिन तुगलक के चीन के साथ जो संबंध है, वहाँ उस वक्त जो तोगन तिमूर जो शासक था चीन का, उसने भी अपना शिष्टमंडल मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा, और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना जो राजदूत इब्न बतूता को बनाकर इसके दरबार में भेजा। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, और किसी चीज़ के बारे में आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और अपने पास जो प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराया गया है, जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो, और किसी तरह के सुझाव हो आपके तो वो सुझाव भी आमंत्रित है। आप जो और कुछ चीज़ें, अन्य कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में, और आगे की क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक की जो अन्य विदेश नीतियों और उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।